हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। और आज हम एक नया सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं जो कि है सेल सिग्नलिंग, और उसमें भी साइटोस्केलेटन के ऊपर आज हम सबसे पहले बात करेंगे। बायोकेमिस्ट्री का रह गया है, आई नो, वो बायोकेमिस्ट्री कंटिन्यू होगा, साथ ही साथ सेल सिग्नलिंग भी कंटिन्यू होगा। तो आज हम सबसे पहले साइटोस्केलेटन के बारे में जानते हैं। साइटोस्केलेटन क्या होता है? ये प्रोटीन का एक नेटवर्क होता है जो कि सेल के अंदर रहता है। ठीक है, ज्यादातर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीनीथ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ज्यादातर वक्त देखा जाता है, और बीनीथ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अलावा भी सेल के अंदर, पूरे ही सेल में एक नेटवर्क रहता है डिफरेंट टाइप्स के प्रोटीन का। वो लोग डिफरेंट डिफरेंट फिलामेंट्स बना के रहते हैं। कुछ ट्यूब्यूल्स की तरह काम करते हैं, जो ट्यूब्स होते हैं ना, हम जो ट्यूब्स यूज करते हैं, कुछ ट्यूब्स की तरह काम करते हैं, कुछ फिलामेंट्स की तरह दिखते हैं, और कुछ होते हैं इन दोनों के बीच में, जिसे हम कहते हैं इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। तो कुछ माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं, कुछ माइक्रोफिलामेंट्स होते हैं, और होते हैं इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। ठीक है, तो आज हम इस साइटोस्केलेटन के बारे में बात करेंगे। ये मतलब सीरीज होने वाला है, तो लेट्स स्टार्ट। सो फर्स्ट इज व्हाट इज साइटोस्केलेटन। जैसे कि मैंने बोला, साइटोस्केलेटन इज अ नेटवर्क ऑफ प्रोटीन फिलामेंट्स एक्सटेंडिंग थ्रू आउट द साइटोप्लाज्म which is the structural framework of the cell। अगर ये साइटोस्केलेटन ना हो तो हमारे सेल्स का जो शेप है वो शेप नहीं बनेगा। मान लीजिए आरबीसी के बारे में अगर हम कहते हैं, तो हमेशा हम कहते हैं कि आरबीसी जो है वो बाइकॉन्केव इन नेचर होता है, कुछ इस तरह का होता है आरबीसी। और जब वो सिकल सेल बन जाता है, सिकल सेल एनीमिया में कुछ एस शेप का बन जाता है, कुछ इस टाइप के इस शेप का बन जाता है। तो ये जो इसका शेप है, ये इसका नॉर्मल शेप है, बाइकॉन्केव नेचर। हाँ, तो ये बाइकॉन्केव नेचर मेंटेन कैसे हो रहा है? ये हो रहा है साइटोस्केलेटन की वजह से। और फिर हम जब बोलते हैं कि सेल डिवीजन हो रहा है, सेल डिवीजन होने के वक्त हम कैरियोकाइनेसिस के बाद क्या होता है? साइटोकाइनेसिस, राइट। तो साइटोकाइनेसिस में इस टाइप का एक स्ट्रक्चर हम बनाते हैं। तो यहाँ पे जो स्ट्रक्चर आया, ये वाला जो स्ट्रक्चर आया, इसमें भी यही साइटोस्केलेटन काम करता है, और साइटोस्केलेटन काम करके दो सेल को ऐसे डिवाइड कर देता है। ठीक है, तो साइटोस्केलेटन बहुत इंपॉर्टेंट होता है किस चीज के लिए? सेलुलर मूवमेंट के लिए, वेसिकल ट्रांसपोर्ट के लिए, और सेल शेप मेंटेनेंस के लिए। ठीक है, तो साइटोस्केलेटन को हम, कितने डिफरेंट टाइप्स के साइटोस्केलेटन है, ये अगर हम देखें तो हम देख सकते हैं कि 3 डिफरेंट टाइप्स के साइटोस्केलेटन होते हैं। एक तो होता है माइक्रोफिलामेंट, एक होता है माइक्रोट्यूब्यूल्स, और दूसरा होता है इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। ठीक है, इस माइक्रोफिलामेंट में सबसे इंपॉर्टेंट फिलामेंट जो है वो है एक्टिन। ठीक है, माइक्रोट्यूब्यूल्स में आता है ट्यूब्यूलिन, इसीलिए इस ट्यूबुलिन प्रोटीन से ही माइक्रोट्यूब्यूल्स नाम बना है। और एक होता है इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। ठीक है, अब इसके लोकलाइजेशन के बारे में थोड़ा सा हम देख ले, तो मान लीजिए ये सेल है और ये है इसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल का प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो हम देखेंगे इस साइड पे, मतलब बाहर के साइड पे, बाहर का मतलब पेरिफेरल साइड अगर हम बोले, या फिर कॉर्टेक्स रीजन अगर हम बोले, तो यहाँ पे सबसे ज्यादा जो रहता है वो है माइक्रोफिलामेंट। ठीक है, माइक्रोफिलामेंट यहाँ पे होता है। जो कोर रीजन है ऑफ द सेल, यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे सबसे ज्यादा रहते हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स। ठीक है, तो ये यहाँ पे सबसे ज्यादा रहते हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स। और जो इंटरमीडिएट फिलामेंट्स होते हैं वो चारों तरफ सेल के हर जगह पे ये स्प्रेडेड रहते हैं, बिखरे हुए रहते हैं इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। ठीक है, इंटरमीडिएट फिलामेंट्स, आप एक चीज से ये याद रख सकते हैं। देखिए, इंटरमीडिएट फिलामेंट्स, वो तो उसके नाम से ही पता चलता है कि इसका कोई स्पेसिफिक कोई लोकलाइजेशन नहीं है, इंटरमीडिएट है, मतलब ये हर जगह पे रहेगा, सेल के हर जगह पे रहेगा। कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है माइक्रोट्यूब्यूल्स और माइक्रोफिलामेंट को लेके। एक चीज आप याद रखिएगा, ये जो माइक्रोफिलामेंट है इसमें क्या रहता है? एक्टिन। ठीक है, एक्टिन रहता है माइक्रोफिलामेंट में। और यही एक्टिन जब कहीं पे हमें चोट लग जाती है, वुंड हीलिंग का काम होता है, तब इस वुंड हीलिंग में एक्टिन ही काम करता है। तो वुंड हीलिंग में क्या करना है? बस ये याद रखने के लिए है कि जब स्किन के ऊपर कहीं पे रैश आ गया,
तो स्किन को फिर से ठीक कहाँ पे होना है? सरफेस एरिया में। मान लीजिए ये हाथ है ना, मान लीजिए इस हाथ के यहाँ से खून बह रहा है और कुछ यहाँ पे डिफेक्ट हो गया, सेल डैमेज हो गया, तो नया जो सेल है, नया सेल कहाँ पे बनना है? स्किन के सरफेस में बनना है, सरफेस में बनना है। तो सेल के भी सरफेस में जो रहता है वो माइक्रोफिलामेंट है। ये बस याद करने का मेरा तरीका है। ठीक है, तो हमने देख लिया कि तीन डिफरेंट टाइप्स के फिलामेंट्स होते हैं साइटोस्केलेटन में जो प्रेजेंट रहते हैं। एक है एक्टिन, दूसरा है ट्यूबुलिन और तीसरा है इंटरमीडिएट फिलामेंट। आज हम सबसे पहले माइक्रोफिलामेंट के बारे में बात करेंगे, मतलब एक्टिन के बारे में। देखिए, ये है इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ स्ट्रक्चर ऑफ एक्टिन फिलामेंट्स। देखिए, एकदम एक नेटवर्क की तरह है, इस फिगर में नेटवर्क की तरह दिख रहा है। ये जो चीजें दिख रही है ऐसे, ये जो चीजें दिख रही है आपको, ये है एक्टिन फिलामेंट्स। ये जो चीजें दिख रही है, दीज आर एक्टिन फिलामेंट्स। ठीक है, अब इस एक्टिन फिलामेंट्स के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे मैंने दिया है। एक तो है मोस्ट अबंडेंट साइटोस्केलेटल प्रोटीन ऑफ मोस्ट सेल्स। ठीक है, दे पॉलीमराइज टू फॉर्म एक्टिन फिलामेंट्स। मान लीजिए ये एक्टिन ऐसे एक, ये भी नहीं, एक्चुअली एक्टिन जो दिखता है वो कुछ इस टाइप का दिखता है, इस टाइप का दिखता है। हम आगे के स्लाइड में बात करेंगे, कुछ इस टाइप का दिखता है एक्टिन। इसे हम कहते हैं ग्लोब्यूलर एक्टिन या फिर जी एक्टिन। यही ग्लोब्यूलर एक्टिन एक के साथ एक, मान लीजिए ये दूसरा है, ऐसे दूसरा है, तो ये दोनों जुड़ जाएंगे, ये दोनों ऐसे और फिर इस तरह से। ठीक है, ये दोनों जुड़ जाते हैं और जुड़ के एक के बाद एक ऐसे जुड़ के एक्टिन फिलामेंट्स बना लेते हैं। कैसे होते हैं? थिन फ्लेक्सिबल फाइबर्स अप्रोक्सीमेटली 7 nm इन डायमीटर। इस 7 nm डायमीटर के ऊपर कभी कभी CSIM में क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो ये याद रखिएगा 7 nm डायमीटर के होते हैं एंड अप टू सेवरल mm इन लेंथ। लेंथ तो आप देख के ही समझ रहे हैं कि लेंथ अच्छा ही होता है। और एक्टिन बाइंडिंग प्रोटीन्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्टिन बाइंडिंग प्रोटीन्स, क्योंकि एक्टिन अकेला काम नहीं कर सकता। एक्टिन के साथ कुछ और प्रोटीन्स आएंगे और एक्टिन को काम करने में हेल्प करेंगे। काम मेनली ज्यादा क्या क्या होता है? मैकेनिकल सपोर्ट देना, मतलब सेल शेप एंड साइज को मेंटेन रखना। सेकंड, डिटरमाइन द सेल शेप, अलाउस मूवमेंट ऑफ द सेल सरफेस, जैसे कि मैंने बोला वो सेल सरफेस के मूवमेंट को कंट्रोल करता है, विच इट अलाउस द मूवमेंट ऑफ सेल सरफेस। उसी से हमने याद रखा था कि सेल के सरफेस में ही ये होता है। एंड इट enables cells to migrate, engulf particles and divide। तो कुल मिला के सेल का जो काम है वो सब कुछ करने के लिए एक्टिन फिलामेंट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, लोकलाइजेशन कहाँ पे देखा हमने? ऑलरेडी देखा कि बीनीथ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन लोगों का लोकलाइजेशन होता है। ठीक है, अब इस एक्टिन बाइंडिंग प्रोटीन के बारे में हम आगे चल के और बात करेंगे। ठीक है, अब देखिए, मैं जो बताने वाला था, यहाँ पे जो मैं बता रही थी कि ग्लोबुलर एक्टिन होता है और फिर ये फिलामेंट बन जाता है। कैसे बनता है वो यहाँ पे देखते हैं। देखिए, यहाँ पे अगर आप देखें तो ये है जी एक्टिन। जी एक्टिन मतलब ग्लोबुलर एक्टिन। इस ग्लोबुलर एक्टिन का इस टाइप का है ये स्ट्रक्चर, इस टाइप का एक स्ट्रक्चर है और इसके इस एंड को कहते हैं बार्ब्ड एंड, बार्ब्ड एंड। ठीक है, और इसके इस वाले साइड को कहते हैं पॉइंटेड एंड। ठीक है, तो हर एक जी एक्टिन का आप देखें, एक तो बार्ब्ड एंड है, ये सब बार्ब्ड एंड है और कुछ पॉइंटेड एंड्स है, जैसे कि ये हर एक जी एक्टिन में बार्ब्ड एंड और पॉइंटेड एंड रहते हैं। ठीक है, ये इसका स्ट्रक्चर है। फिर पहले क्या हुआ? पहले दोनों मिलके इन दोनों का एक डाइमर बना, पहले डाइमर बना, फिर इससे क्या हुआ? ये तीनों एक साथ जुड़ गए तो ये ट्राइमर बना। ठीक है, जब ये ट्राइमर बन गया तब इसका जो फर्स्ट स्टेप है, फर्स्ट स्टेप ऑफ एक्टिन फॉर्मेशन, फर्स्ट स्टेप ऑफ एक्टिन फिलामेंट फॉर्मेशन, फिलामेंट फॉर्मेशन ये यहाँ पे कंप्लीट होता है जब ये एक ट्राइमर बन जाता है। इस स्टेप को हम कहते हैं न्यूक्लिएशन स्टेप। ठीक है, इसी स्टेप को हम कहते हैं न्यूक्लिएशन स्टेप। और इस स्टेप में सबसे इंपॉर्टेंट प्रोटीन जो काम करता है वो है फॉर्मिन प्रोटीन। ठीक है,
अब जैसे ही ये ट्राइमर बन गया, फर्स्ट स्टेप ऑफ एक्टिन फिलामेंट फॉर्मेशन हो गया, उसके बाद एक एक्टिन जी एक्टिन आके यहाँ पे जुड़ता जाएगा और ये एक्टिन फिलामेंट धीरे धीरे लेंथ में बढ़ता जाएगा, लंबा होता जाएगा। अब देखिए, क्योंकि इसमें ये एक पार्ट पॉइंटेड एंड है और एक पार्ट बार्ब्ड एंड है, ये पार्ट बार्ब्ड एंड, ये पार्ट पॉइंटेड एंड है, तो हम कह सकते हैं कि जी एक्टिन में एक पोलैरिटी मेंटेन होता है। तो मोनोमर में पोलैरिटी है तो पॉलीमर में तो पोलैरिटी होगा ही होगा। तो इसका जो बार्ब्ड एंड होता है वो होता है माइनस एंड, ऐसा होता है ना, ऐसे ये हुआ जी एक्टिन, इसका जो ये बार्ब्ड एंड है, सॉरी इसका जो ये पॉइंटेड, ये है ये है आपका पॉइंटेड एंड, इसका ये पॉइंटेड एंड है और ये है बार्ब्ड एंड। ठीक है, जो बार्ब्ड एंड होता है वो होता है प्लस प्लस एंड, और जो पॉइंटेड एंड होता है वो होता है माइनस एंड। ठीक है, अब यही जो प्लस एंड है, ये प्लस एंड किस में काम करता है? प्लस एंड ऑलवेज पॉलीमराइजेशन करता है, पॉलीमराइजेशन होता है इस प्लस एंड से। मतलब डीपॉलीमराइजेशन भी हो सकता है, लेकिन पॉलीमराइजेशन ज्यादा होता है और डीपॉलीमराइजेशन कम होता है, डीपॉलीमराइजेशन कम होते हैं। और वही पे हम माइनस एंड का मान के चले तो यहाँ पे पॉलीमराइजेशन बहुत कम होता है और डीपॉलीमराइजेशन बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, तो ऐसे ये मेंटेन रखता है अपना पोलैरिटी। माइनस एंड है, इसमें क्या सबसे ज्यादा होगा? डीपॉलीमराइजेशन ज्यादा होगा, मतलब टूटेगा यहाँ से। और प्लस एंड है मतलब यहाँ पे पॉलीमराइजेशन होगा, तो जितना ज्यादा पॉलीमराइजेशन होगा उतना ही ज्यादा इसका लेंथ बढ़ता जाएगा। ठीक है, ये हो गए इसके स्ट्रक्चरल जो असेंबली एंड ऑर्गेनाइजेशन है एक्टिन फिलामेंट्स का, ये यहाँ तक आ गया। अब देखिए यहाँ पे एक टर्शियरी स्ट्रक्चर दिया हुआ है। टर्शियरी स्ट्रक्चर में यहाँ पे इसका माइनस एंड और यहाँ पे इसका प्लस एंड है। प्लस एंड है मतलब यहाँ पे पॉलीमराइजेशन होगा और यहाँ पे पॉलीमराइजेशन ज्यादा होगा। ये हमेशा याद रखिए कि डीपॉलीमराइजेशन पॉलीमराइजेशन दोनों ही हो रहे, लेकिन प्लस एंड में पॉलीमराइजेशन ज्यादा होगा और यहाँ पे डीपॉलीमराइजेशन ज्यादा होगा और पॉलीमराइजेशन कम। लेकिन ये सबके लिए क्या चाहिए? एटीपी। एटीपी क्या करता है? एनर्जी सोर्स की तरह काम करता है इस जी प्रोटीन को, जी एक्टिन को एफ एक्टिन मतलब फिलामेंटस एक्टिन बनाने के लिए जो हमें एनर्जी चाहिए वो एटीपी हाइड्रोलाइसिस से ही आता है। ठीक है, तो यहाँ तक हमारा असेंबली एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एक्टिन फिलामेंट्स हो गया। आगे चल के हम ट्रेडमिलिंग के बारे में बात करेंगे। तो आज के लिए ये वीडियो इतना ही था। ओके, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, बाय।